जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग मैसेडोनिया के शासक सिकंदर को भारत की धरती से भगा चुके थे और मगध राज पर घनानंद का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मौर्य वंश के संस्थापक यानी चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठा चुके थे चाणक्य की सहायता से। सॉरी अगर यदि मौर्य की सहायता से बोल रहे होंगे तो। चलिए आज देखना है हम लोग को मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश की जानकारी जो हम लोग को कई स्रोतों से मिलती है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी कई स्रोतों से मिलती है। तो देखिए मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत बहुत सारे स्रोत हैं भाई। कौन कौन से स्रोत है देखते हैं। जैसे आपका हो गया पुरातात्विक स्रोत। जैसे क्या हो गया तो पहला नंबर में आएगा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है तो लेक्चर में पहले में ही बता चुके हैं, लेकिन इसमें भी बता देते हैं कि पुराना अवशेष जैसे हो गया थरिया लोटा, ये यदि पुराना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक पुराना अवशेष हो जाएगा। अवशेष का मतलब होता है जो शेष बचा है उसका अवशेष। चलिए तो पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक अवशेष बोलो, पुरातात्विक स्रोत बोलो। तो पुरातात्विक स्रोत में आएगा आपका जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा आएगा भाई तो आपका आएगा जूनागढ़ अभिलेख। दूसरा आएगा सहगोर अभिलेख। तीसरा आएगा अशोक के कुछ अभिलेख मिले हैं, उससे जानकारी मिलती है। किसके बारे में तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के बारे में। फिर आएगा आपका भवन स्तूप तथा गुफा से मिलती है। फिर मुद्रा, दो प्रकार की मुद्रा पढ़ाए थे, एक आहत और एक पंचमार्क, तो इससे जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। फिर आपका आता है मृतभांड, काली पॉलिशदार वाले मृतभांड से जानकारी मिलती है। उसके बाद की अगर बात करें तो अरे उसके बाद कुछ विदेशी यात्री आए थे, उन्होंने कुछ विवरण लिखा है, उससे जानकारी मिलती है। तो विदेशी यात्रियों का विवरण जैसे एंडिका, एंडिका लिखा गया है आपका किससे तो मेगास्थनीज के द्वारा। तो मेगास्थनीज ने लिखा एंडिका, उस इससे मगध के बारे में यानी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्यों, क्योंकि मेगास्थनीज जो थे वो मौर्य की स्थापना के बाद ही आए थे। फिर आया अस्टीन, फिर आया जास्टीन, तो इन्होंने भी कुछ कुछ लिखा है, इससे भी मिलती है। आगे देखते हैं, आगे आपका है रासायनिक सॉरी साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या होता है जैसे कि पुस्तक हो गया, वो सब क्या है साहित्यिक यानी लिखा हुआ साक्ष्य को साहित्यिक स्रोत बोला जाता है। जैसे हो गया पुराण से मिलती है, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। फिर हो गया आपका मुद्रा राष्ट्र, मुद्रा राष्ट्र, मुद्रा राक्षस की जो पुस्तक है विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है, इससे मिलती है। फिर एक है जैन तथा बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। फिर है आपका कथा सरिता सागर, कथा सरिता सागर, कंथा सरिता सागर, कंथा सरिता सागर से मिलती है। फिर है बृहद कंथा मंजरी जो जैन धर्म की पुस्तक है, इससे मिलती है। एक है आपका कल्पसूत्र नामक पुस्तक, उससे भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। हम लोग चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है भाई तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है चंद्रगुप्त मौर्य है, जिन्होंने 322 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 298 बीसी तक शासन करा। यानी लगभग इधर हो जाएगा आपका इधर 12 इधर 22, यानी लगभग 34 साल तक इन्होंने शासन संभाला। और मौर्य वंश जो ऐसा शासन था ना, मौर्य वंश जिनकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, इन्होंने लगभग कुछ कुल 137 साल तक शासन किया मगध की धरती पर। चलो तो वही लिखा है कि प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया, इसके स्थापना का श्रेय किसको जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसके प्रधानमंत्री चाणक्य को बताए हैं कि चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत किया और मगध पर साम्राज्य स्थापित किया। और चाणक्य को क्या कहा जाता है तो कौटिल्य कहा जाता है, जिन्होंने नंद वंश का राजा कौन था तो धनानंद और इसको पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन और प्रधानमंत्री कौन थे तो चाणक्य, और चाणक्य को ही कहा गया है क्या कौटिल्य। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। जो मौर्य वंश थे यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी किसको बनाया भाई तो पाटलिपुत्र को बनाया। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था तो 322 ईस्वी में। इसकी माता का नाम, इसकी माता यानी किसकी माता तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम था मोरा। और मोरा का संस्कृत में अर्थ होता है
मौर्य। मौर्य का क्या होता है भैया? तो मौर्य। और इनकी माता ने ही अपने ही नाम पर इनका नामकरण कर दिया और नाम रखा मौर्य। और मौर्य, चूंकि इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, का मौर्य नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, तो अपने टाइटल के हिसाब से यानी नाम के हिसाब से वंश की स्थापना कर दिया, जिनका नाम रखा चंद्रगुप्त मौर्य वंश, मौर्य वंश। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। इसकी शिक्षा कहाँ हुई थी भाई? तक्षशिला में हुई थी। इसकी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कहाँ हुई थी? तो तक्षशिला में हुई थी। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध केंद्र जो था ये तक्षशिला ही था। विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भू भू सिक्त यानी निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया है। तो क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्न जाति का शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो आपका विशाख दत्त ने किया है। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? तो विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। चलिए, विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। में मुद्रा राक्षस में नंद वंश का पतन, नंद वंश का अंतिम शासक तो कौन था? तो था आपका घनानंद। और मौर्य नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद। तो नंद वंश के पतन का तथा मौर्य वंश का उदय का चर्चा किया गया है। इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर दिया और धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह भी कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर, देखो ये है आपका भारत का मैप, ये हो गया उत्तर, ये हो गया आपका पश्चिम, ये पूर्व और ये दक्षिण। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो था उत्तर में कश्मीर से लेकर, ये कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक था। तथा अगर यदि बात करें उत्तर पश्चिम की, उत्तर पश्चिम ये वाला हुआ ना, ये उत्तर ये पश्चिम, तो ये वाला एरिया, तो इसमें आपका पारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक था। यहाँ बंगाल तक था। मतलब मगध साम्राज्य का इतना बड़ा हो चुका था, इतना बड़ा एरिया मगध साम्राज्य हो चुका था। मगध साम्राज्य जो मात्र राजगिरी यानी पटना से, अभी की बात करें तो पटना से स्टार्ट हुआ था और आगे चलकर कहाँ तक? आपका यूरोप यानी फारस तक चल गया था और बंगाल तक चल गया था। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का शासक था तब यूनानी एगो आक्रमणकारी आया था जिनका नाम था सेलुकस निकटर। ये कौन था भाई? तो ये आपका सिकंदर का थल सेनापति था। सिकंदर का थल सेनापति था, ना कि जल सेनापति था। इन्होंने 305 बीसी में आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकटर को पराजित कर दिया। अब सेल्यूकस निकटर को जब पराजित कर दिया तो उसकी बेटी कर्नलिया से भी क्या किया? विवाह कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य। कर्नलिया का नाम था कर्नलिया का नाम था हेलना। कर्नलिया का ही नाम था क्या? हेलना। विवाह कर लिया और दहेज में जो है, दहेज में क्या क्या लिया था? देखो, एशिया एरिया, अराकोसिया, जेड्रेसिया, पेरिस्पेनियन, यानी अभी का बात करें तो हेरात, कंधार, उसके बाद बलूचिस्तान, फिर आपका काबुल, ये सब जो क्या किससे लिया था? तो अपने ससुर जी सेलुकस निकटर से। सेलुकस निकटर से। सेलुकस निकटर कौन था भाई? तो ये था आपका विश्व विजेता सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का जब मृत्यु हो गया तो इन्होंने ही सिकंदर का उपाधि को संभाला था और इनसे ही ले लिया था। चलो आगे देखते हैं। इस बात का उल्लेख, अच्छा इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है भाई? तो इस बात का उल्लेख जो मिलता है एपिनियस, एपियंस नामक यूनानी ही देता है। यूनान का ही था, एपिनियंस नाम का, उन्होंने ही बताया है कि हमारे गुरु जो थे सेलुकस निकटर, इसको पराजित करके इनकी बेटी के साथ विवाह भी कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य और इतना सारा दहेज भी दिया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकटर को कुछ दिया था। क्या दिया था भाई? तो 500 हाथी उपहार में दिया था। चलो भाई ससुर है, कोई दिक्कत नहीं है, दे देते हैं। भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट जो है किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, जिन्होंने एक विदेशी आदमी से इतना सारा कुछ ले लिया। सेल्यूकस निकटर ने अपना राजदूत, सेल्यूकस निकटर ने जब बेटी को विवाह किया तो एक लंगदिन आता है हम लोग का कल्चर में, तो उसी तरह करके
लगदिन भेजा किसको? तो लगदिन भेजा था आपको मेगास्थनीज को। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब कर्नलिया से शादी कर लिया तो लगदिन कौन आया था भाई? मेगास्थनीज। तो वही चीज लिखा है, सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथ कहते हैं। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं भाई? तो पॉलीब्रोथ कहते हैं। मेगास्थनीज, अब मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा जिनका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज ने क्या लिखा भाई? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश में रहा है तो इनकी तो लिखा है पुस्तक, तो मौर्य वंश के बारे में लिखा है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज जो है 7 भागों में बटा हुआ था। मौर्य काल में समाज कितने भागों में बटा हुआ था? तो 7 भागों में बटा हुआ था। पहला है आपका दार्शनिक। पहला क्या है? तो दार्शनिक लोग रहते थे मौर्य समाज में। फिर अहीर लोग रहते थे, फिर सैनिक रहते थे, किसान रहते थे, निरक्षक रहते थे, कारीगर रहते थे और सभासद रहते थे। इसमें कहा है कि सर्वाधिक संख्या जो है किसकी रहती थी? तो किसानों की रहती थी। और बताया है कि भारतीयों को लिखने में बिल्कुल भी रुचि नहीं था। इन लोग खाली पढ़ना, इन लोग को सिर्फ पढ़ने में ही ठीक ठाक था, लिखने में इन लोग को आलस आता था। किसने लिखा है भाई? तो मेगास्थनी लिखा है। किसमें लिखा है? तो अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल पर भी आक्रमण किया था, जिसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो महास्थान से मिलती है। ये क्या है भाई? तो ये एक अभिलेख है। किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लिखा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण विजय भी किया, मैंने दक्षिण में भी आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिणी विजय के बारे में जानकारी तामिल ग्रंथ अहिरनूर, सॉरी अहनानूर और मुरानून तथा अशोक के अभिलेख से मिलती है। अशोक के अभिलेख से मिलती है। अशोक कौन था भाई? इसका पोता था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने ही लिखा है, अशोक ने ही लिखा है आपका अभिलेख, जिससे मिलती है दक्षिण विजय पर मेरे दादाजी ने हमला किया, लेकिन जीत पाए नहीं पाए वो अलग बात है। चलो, गोरखपुर में इनका पश्चिमी विस्तार मिलता है। गोरखपुर में स्थित साहगोरा तम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत के कार्यों की चर्चा है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो राहत दिया था उस समय जब मगध की राज पर अकाल चल रहा था, तो उसकी चर्चा किसमें किया गया है? तो गोरखपुर में स्थित सहगोर अभिलेख में है। चलो, जैन ग्रंथ राजावली में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था या फिर गद्दी सौंप दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किससे मिली थी भाई? तो भद्रबाहु से मिली थी। और भद्रबाहु जो पढ़ा रहे थे तो बता चुके हैं कि भद्रबाहु जब मौर्य वंश में, मौर्य काल में मगध की राज पर अकाल की स्थिति आ गई थी, तो भद्रबाहु के संरक्षण में चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चल गए थे? तो कर्नाटक के श्रावण गोला चल गए थे और वहीं भी उनकी मृत्यु संलेखना विधि द्वारा हो गई थी। मतलब संलेखना विधि द्वारा उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व में मिली थी। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रावण गोला चला गया था, जहां 298 ईसा पूर्व में संलेखना यानी संथरा विधि से प्राण त्याग दिया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख, और इससे आपका ये कहाँ पे है भाई? तो गिरनार में है, गुजरात में है। और इससे आपका रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख यानी गिरनार गुजरात से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। किनका अभिलेख है भाई? तो रुद्रदामन का है। रुद्रदामन ने बताया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था जिनका नाम था पुष्यगुप्त, उन्होंने क्या किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य चल रहा था, मानो उस समय का जो राज चल रहा था, उस समय जो सरकार चला रही थी, सरकार अभी जो बोलो तो उस सरकारी खर्च से क्या किया था? गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। एक झील बनवाया था जिसका नाम रखा था सुदर्शन झील। कौन बता रहा है भाई? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बता रहा है। इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। कहाँ पे है भाई? तो गुजरात के गिरनार में है। गिरनार की पहाड़ी आप लोग को जानते हैं कहाँ पे है? गुजरात में है। चलो,
इस अभिलेख से, इस अभिलेख यानी जूनागढ़ अभिलेख से, गिरनार अभिलेख से, अरे वही बोलो, जूनागढ़ बोलो या फिर रुद्र दामन के जूनागढ़ बोलो या फिर गिरनार बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जूनागढ़ अभिलेख से यानी इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी विस्तार की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे है भाई? तो गुजरात में है, गुजरात में गिरनार पहाड़ी में है। कहाँ पे है? तो सौराष्ट्र वाला एरिया में। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक किसमें मिलती है? अर्थशास्त्र में मिलती है। लेकिन अर्थशास्त्र एक क्या है? तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुस्तक है। अर्थशास्त्र कैसी है भाई? इकोनॉमिक्स के नाम होते हुए राजनीतिक और प्रशासनिक पुस्तक है। कौन सा? तो अर्थशास्त्र। किसके द्वारा लिखा गया है? तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में लिखा गया है, मतलब 15 अध्याय है इस पुस्तक में। तो अर्थशास्त्र पुस्तक में 15 अध्याय यानी लेसन है। इस पुस्तक में कहा गया है कि राजा के राजक सिद्धांत की चर्चा है, मतलब राजा के राजक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। इन्होंने कहा है चाणक्य जी ने कि एक मजबूत राजा को सप्तम सिद्धांत का पालन करना होगा, यानी एक मजबूत राजा वही बन सकता है या फिर वही है जो इस जो 7 चीज हम बता रहे हैं इस सब का पालन करते हैं। 7 चीज क्या था भाई? जिस तरह हमारा लोग का शरीर का अंग है, शरीर का 7 अंग है, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया मिलाकर उस टाइप का शासन करना आता हो। जैसे शरीर के अंगों के समान राज्य के 7 अंग होते हैं जो निम्नलिखित है। इन्होंने कहा कि राजा जो सबसे ऊपर होगा, यानी हमारा जो हेड, ये हेड के समान होगा। राजा जो होगा किसके समान होगा? हेड के समान होगा। हेड के समान क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊपर रहता है। उसी तरह राजा का पद सबसे ऊपर रहेगा, उसके नीचे रहेगा आपका अमात्य। ये वाला आंख, इसको आंख का उदाहरण दिया कि इसके नीचे क्या है? हेड के नीचे हमारा आंख है। तो अमात्य जो होगा, अमात्य यानी मंत्री, मंत्री कहा है अमात्य को। तो आंख जो है हमारा मंत्री का कार्य करेगा, मतलब आंख जो है ना इसके समान अमात्य होगा। उसके बाद जो हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र को बताया है जिस तरह हम लोग का जनसंख्या है, क्षेत्र और जनसंख्या यानी जनपद, तो इसके पैर से तुलना किया है कि जिस तरह हम लोग पूरे शरीर का भार अपने पैर पर देते हैं, उसी तरह एक राजा को जो है अपना सारा चीज का भार किसको सौंपना होगा? तो अपने क्षेत्र में जनसंख्या जितनी है उस सब में सौंपना होगा, मतलब उस सब के प्रति आश्रित होना होगा, सौंपना होगा। चलो इसके बाद दुर्ग की बात की है इन्होंने। दुर्ग का उदाहरण यानी कला इन्होंने बाह से लगाया कि जिस तरह हम लोग का भुजा है, बाह यानी आर्म्स है, पूरे चारों तरफ को जकड़ के रखता है, उसी तरह दुर्ग होना चाहिए यानी किलाबंदी होना चाहिए। फिर कोष का उदाहरण देते हुए यानी धन के बारे में बताया। जिस तरह हम लोग का मुख है, हम लोग अच्छे अच्छे वचन बोलेंगे तो कोई भी हम लोग को सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा। किसका एग्जाम्पल दिया? तो धन का। फिर दंड का, सेना यानी न्याय, इसके लिए न्याय शब्द का प्रयोग किया है। मस्तिष्क अपने हिसाब से जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलो। फिर मित्र, मित्र का एग्जाम्पल दिया और इनको कहा कि सहयोगी, एक मित्र होगा उस सहयोगी होगा, और ये हमारा कान है जो सब चीज को सुन के हम लोग को बताएगा। तो ये सप्तम सिद्धांत दिया, शरीर के अंगों के समान राज्य के 7 अंग होते हैं। चलो, चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे। कहाँ के ब्राह्मण थे भाई? तो तक्षशिला के ब्राह्मण थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। कौन? तो चंद्रगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। महावंश टीका, महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण थे। किसमें मिलता है भाई? तो महावंश टीका में मिलता है। ये क्या है? पुस्तक होगा। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इसके इसके पिता का नाम गुनी था। किसके पिता का नाम? तो चाणक्य के पिता का नाम क्या था भाई? गुनी था। आगे देखते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। चाणक्य की पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र, जो एक राजनीतिक और प्रशासनिक पुस्तक है। इसने हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में यानी मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक गतिविधि की जानकारी मिलती है। चाणक्य की बेइज्जती घनानंद ने की थी। इसी के प्रतिशोध के लिए इन्होंने
चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया और घनानंद का क्या किया, अंत कर दिया। ये सब बता चुके हैं पहले। प्लूटार्क ने सॉरी प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोपोटस का प्रयोग किया है। प्लूटार्क एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते थे, तो सेंड्रोपोटस कहते थे। सेंड्रोपोटस, इंडिया में कोई सेंड्रोपोटस नाम का आदमी है जो बहुत ही खतरनाक शासक है, इस तरह करके बताते थे। जस्टिन भी कहते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेंड्रोपोटस है, यानी जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया, तो सेंड्रोपोटस शब्द का प्रयोग किया। विलियम जॉनसन आते हैं, इन्होंने कहा कि सेंड्रोपोटस कोई नहीं है, सेंड्रोपोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। तो विलियम जॉनसन ने यह पहचान कराया कि सेंड्रोपोटस चंद्रगुप्त मौर्य है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर चाणक्य की सहायता से पूरे भारत को रौंद डाला था। इन्होंने बताया, प्लूटार्क ने बताया। उसके बाद इसका अगला शासक आता है आपका बिंदुसार, जो किसका पुत्र था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी माने अधिकारी मतलब शासक, और उत्तर मतलब बोले थे बाद वाला, तो बाद वाला शासक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है, बिंदुसार। इनका बाप का मृत्यु हो गया था 298 में। तो 298 बीसी में इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, मतलब साम्राज्य को अपने हाथ में ले लिया, और इन्होंने शासन किया तो 669 बीसी तक। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसके राज का संचालन चाणक्य करते थे। इनके राज का संचालन इनके द्वारा हुआ, तो चाणक्य द्वारा हुआ। इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी माता दुर्धरा, इनकी माता का नाम दुर्धरा। इनकी पत्नी का नाम था चारुमित्र। क्या नाम था भाई, चारुमित्र। और एक थी शुभ्रांगी, और क्या थी भाई, शुभ्रांगी। इनके पुत्र का नाम था सुशील, अशोक, तीस। जब अभी आगे पढ़ना है, जब कश्मीर में विद्रोह हो रहा था तो सुशील वहां का शासक था। सुशील से हैंडल नहीं हुआ तो बिंदुसार ने अशोक को भेजा। अशोक ने क्या किया ना, क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबा दिया और वहां के सारे लोग को मार दिया। पापा को फोन करके बोला कि मामला निपट गया है। बोला कैसे, बोला है ये नहीं कोई विरोध करने वाला। तो इसके पुत्र का क्या नाम था भाई, सुशील, अशोक और तीस। इसके दरबार में सीरिया का एक नरेश था, एंड्रोकोटस। सीरिया का नरेश कौन था, एंड्रोकोटस। इन्होंने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा था। एंड्रोकोटस ने किसको भेजा था भाई, डायमेकस को भेजा था। एंड्रोकोटस ने डायमेकस को भेजा था। इसने मेगास्थनीज का, देखो डायमेकस को जो है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। क्यों, क्योंकि मेगास्थनीज के बाद आया था कोई विदेशी, तो डायमेकस आया था ना। किन्होंने भेजा था भाई, एंड्रोकोटस ने भेजा था। तो एंड्रोकोटस को हम लोग किसका उत्तराधिकारी मान सकते हैं, तो एंड्रोकोटस को हम लोग सेलुकस निकेटर का उत्तराधिकारी मान सकते हैं। एस्ट्रोबो नामक एक विद्वान लिखते हैं कि एस्ट्रोबो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा दार्शनिक मांगा था। लेकिन सीरिया के नरेश जो थे एंड्रियोकोटस, इन्होंने अंजीर तथा मीठी शराब तो दिया, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिक का व्यापार नहीं किया जाता है। किन्होंने कहा भाई, एंड्रियोकोटस ने कहा। वहां के राजा एंड्रियोकोटस प्रथम ने अंजीर तथा मीठी शराब दिया, किंतु दार्शनिक देने से मना कर दिया, क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं होता है, यानी शिक्षा का व्यापार सीरिया में नहीं होता है। वहां के राजा ने कह दिया। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडल बिंदुसार के दरबार में दो विदेश की क्या बोलते हैं, राजदूत आए। पहला का नाम था एंड्रियोकोटस, जिसका राजदूत था डायमेकस। दूसरा है आपका फिलाडोल। दूसरा कौन है भाई, फिलाडोल। और इसका जो राजदूत था नाम था डायनियसियस। फिलाडोस का डायनियोसियस को भेजा था। बिंदुसार के समय तक्षशिला यानी कश्मीर में दो बार विद्रोह हुआ। उस समय तक्षशिला का राजकुमार कौन था, तो बिंदुसार का बड़ा बेटा सुशील था, जो इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या रहा ना, असफल रहा। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को उस समय अवंती का मतलब उसका जो छोटा बेटा था अशोक,
वो उस समय अवंती पर राज कर रहा था। बताओ अवंती को किससे जीता था भाई? चंद्रप्रद्योत को असहाय रोग हो गया था, जिनको क्या बोलते हैं, अपने बिंबिसार ने अपना मगध का राजवेद को भेजा था और यहाँ के क्या बोलते हैं, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को ठीक किया था। तो चंद्रप्रद्योत ने क्या किया था, मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो यही का संरक्षक था उस समय अशोक, अवंती का। तो अवंती में कार्य कर रहा था। जब बिंदुसार के समय जब तक्षशिला में दो दो बार विद्रोह हुआ, तो अशोक वहां का तक्षशिला का शासक कौन था उस समय? बिंदुसार का बड़ा बेटा था सुशील, जो विद्रोह को दबाने में क्या रहा ना, असफल रहा। फिर बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र को फोन किया और उस समय अवंती का राजपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेज दिया। और विद्रोह को दबाने के लिए कहा भेज दिया? तो तक्षशिला भेज दिया। अशोक ने क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबा दिया, सबको मार काट के रद्द कर दिया। फिर वहां विद्रोह शांत हो गया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, जिसके संस्थापक कौन है भाई? तो आजीवक संप्रदाय के बारे में भी पढ़ा चुके हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपके मोंगली पुत्तिस गोसाल थे। कौन थे? मोंगली पुत्तिस गोसाल थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, जिसकी स्थापना मोंगली पुत्तिस गोसाल द्वारा किया गया था। बिंदुसार को अमित्रघात या फिर शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। वायु पुराण में इसे भद्रसार भी कहा गया है। किसको? तो बिंदुसार को। बिंबिसार नहीं, बिंबिसार प्रथम संस्थापक। बिंदुसार ये है अशोक का बेटा, अशोक का बाप है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। जैन धर्म में इसे शह शहसेन कहा गया है। किसमें कहा गया है? शहसेन। जैन धर्म में कहा गया है। यह अपने शासनकाल में नया प्रदेश नहीं जीत पाया, कोई भी नया प्रदेश नहीं जीत पाया। कौन? तो आपका बिंदुसार। भारतीय इसमें इतिहास में इसे पिता का पुत्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक का बाप के रूप में जाना जाता है। पुत्र का पिता यानी अशोक। अशोक महान शासक, चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक। इन्होंने कोई भी क्षेत्र विस्तार नहीं किया, बिंदुसार ने, इसीलिए इसको कहा गया है पिता का पुत्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। और पुत्र का पिता यानी अशोक के पिता के नाम से जाना जाता है। चलिए, आई होप कि आप लोग को बिंदुसार के बारे में कंप्लीट समझ में आ गया होगा, मगध राज्य के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब कल के लेक्चर में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने मगध की गद्दी को संभाला और आगे बढ़ाया। मगध क्या बोलते हैं उसको, अशोक के समय बहुत सारे विस्तार में बहुत सारे अभिलेख लिखा गया है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो आप लोग डिग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।